नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। जैसे आप सभी को पता ही है और बताया भी गया था आपको टेलीग्राम पर कि एक क्लास होने वाली है BHDAE 182 हिंदी भाषा संप्रेषण कौशल की इसमें बात होगी। इंपोर्टेंट क्वेश्चंस कह लीजिए या फिर आप कह लीजिए कि कॉन्सेप्ट क्लास आप इसे कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैं कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स आपको बताऊंगा जो एग्जाम में आप कह सकते हैं इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं कि रिपीटेड आएंगे। ज़्यादातर क्वेश्चन आपको इसी क्लास से देखने के लिए मिलेंगे। और अगर आप पूछें मुझसे कि सर इस क्लास में जो क्वेश्चंस आप कराने वाले हो वो क्वेश्चंस कहाँ से हैं, तो आप कह सकते हैं वो क्वेश्चंस आपको दिसंबर 2023 का जो बिल्कुल लेटेस्ट पेपर हुआ है वहाँ से इन क्वेश्चंस का रेफरेंस लिया गया है। वही के क्वेश्चंस यहाँ पर आज आपको इस क्लास में कराए जाने हैं। क्लियर दोस्तों? तो मुझे नहीं लगता यहाँ तक आपको कोई भी समस्या या प्रॉब्लम आपको यहाँ पर हो रही होगी। क्लियर दोस्तों? चलिए अब यहां पर आप देखेंगे सबसे पहला क्वेश्चन जो आज का है, भाषा के विविध रूप। भाषा जो होती है आपको पता ही है, भाषा मीन्स लैंग्वेज। लैंग्वेज का केवल एक ही काम होता है, हमारी बातों को, हमारे विचारों को, हमारी अभिव्यक्ति को दूसरों तक पहुंचाना क्या होता है, भाषा कहलाता है। तो भाषा के बहुत सारे क्या होते हैं दोस्तों, रूप होते हैं, जिन्हें हम इंग्लिश में कहते हैं फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज। इंग्लिश के लिए क्या शब्द होगा यहाँ पर इंग्लिश के लिए शब्द होगा फॉर्म्स, भाषा के रूप। तो भाषा का सबसे पहला रूप होता है बोलचाल की भाषा। एक वो भाषा जिसे हम सामान्य बोलचाल में इस्तेमाल करते हैं। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो कौन सी भाषा का इस्तेमाल कर रहा हूँ, बोलचाल की भाषा का इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि समझने में, संवाद करने में सबसे ज़्यादा इसी का इस्तेमाल होता है। और याद रखना आपको इतनी सी बात यहाँ पर कि जरूरी नहीं है इस प्रकार की भाषा में व्याकरण का ध्यान रखा जाए। बोलचाल की भाषा में बहुत ज़्यादा ग्रामेटिकल एरर्स होते हैं, क्योंकि इस भाषा में हम ग्रामर का ध्यान कई बार नहीं रखते। तो समझिए, बोलचाल की भाषा जो है सबसे अनौपचारिक भाषा होती है, इनफॉर्मल यानी अनऑफिशियल भी आप कह सकते हैं, और साथ साथ सहज रूप होती है, बस समझने, ऐसी भाषा जो केवल समझने के लिए बनाई गई है ना। इसमें किसी प्रकार की शब्दावली का हम इस्तेमाल नॉर्मली करते हैं, ठीक है। हम रोजमर्रा का संवाद इसमें करते हैं, यानी बातचीत बोलचाल की भाषा में होती है। इसमें व्याकरण हो और उच्चारण करने के जो नियम हो, जरूरी नहीं है कि इनका पालन सख्ती से किया जाए, ऐसा जरूरी नहीं है। यानी कई बार हम बोलचाल की भाषा में व्याकरण के नियमों को क्या करते हैं, नजरअंदाज कर देते हैं, या फिर हम गलत व्याकरणिक नियमों को भी बना देते हैं। यानी कई बार आपने देखा होगा, कई बार हम ऐसा ना बोल के कि मैं खाना खा रहा हूं, हम ऐसे ही बोल देते हैं खाना खा रहा हूं मैं, हम उल्टा भी बोल देते हैं, जबकि ये व्याकरणिक रूप से सही नहीं है। यहां पर आप देखेंगे शब्दों का क्रम सही नहीं है, सही वाक्य नहीं है। एक तो मैं कहता हूं मैं खाना खा रहा हूं और खाना खा रहा हूं मैं, दोनों में अंतर है। तो बोलचाल की भाषा वही है जहां पर विशेष नियमों का कोई आप क्या नहीं कहते, सख्ती से इस्तेमाल नहीं किया जाता। संवाद में भाषा यूज होती है, समझने के लिए भाषा बनाई गई है। दूसरा होता है स्टैंडर्ड लैंग्वेज, मानक भाषा। इंग्लिश में क्या कहोगे आप इसे, स्टैंडर्ड लैंग्वेज। ये भाषा जो है औपचारिक होती है, यानी ऑफिशियल लैंग्वेज है, ऑफिस वगैरह में इसी का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे यदि हम आपको नोट्स वगैरह देते हैं तो उनमें क्या होता है, औपचारिक भाषा का ही इस्तेमाल होता है। ये भाषा पूरी तरीके से क्या होती है, व्यवस्थित होती है। इस भाषा का उपयोग कहाँ पर किया जाता है, एजुकेशन फील्ड में, आपकी किताबों में, एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन में, लिटरेचर पूरा मानक भाषा में लिखा जाता है, और मीडिया में भी क्या होती है, मानक भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए हमें कई बार न्यूज की लैंग्वेज समझ में नहीं आती, ठीक है। इसमें क्या होता है, व्याकरण और उच्चारण के जो नियम होते हैं उनका सख्ती से पालन किया जाता है। यानी ये बोलचाल की भाषा तो है नहीं कि यहाँ पर किसी प्रकार के सेंटेंस बना दो, नहीं, यहाँ पर मानक भाषा का इस्तेमाल किया जाएगा, स्टैंडर्ड लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाएगा। क्लियर दोस्तों? मुझे नहीं लगता यहाँ तक कोई भी समस्या आपको होगी। नेक्स्ट यदि आप देखें, फिर आती है उपभाषा। उपभाषा क्या है, उपभाषा का मतलब होता है भाषा का क्षेत्रीय रूप, भाषा का कैसा, रीजनल लैंग्वेज जो होती है। जैसे फॉर एग्जांपल हिंदी जो है एक आप कह सकते हैं देश स्तर पर बोली जाने वाली भाषा है, लेकिन हिंदी का वह रूप दोस्तों जो कहां पर चले, क्षेत्रीय स्तर पर चले, उसे हम क्या कह देते हैं, उपभाषा कह देते हैं, ठीक है। जिसमें बोली, शब्दावली, उच्चारण में भिन्नताएं होती हैं। उपभाषा एक तरीके से आप कह सकते हैं जो विभिन्न बोलियों में भाषा होती है। भाषा की आपको पता है बहुत सी बोली होती है, जैसे हिंदी जो है कई बोलियों में बोली जाती है, खड़ी बोली है, भोजपुरी है, वो सब हिंदी ही है। तो बोली को हम उपभाषा का नाम दे सकते हैं। साहित्यिक भाषा क्या होती है, ऐसी भाषा जो साहित्य की रचनाओं में इस्तेमाल की जाए। कहाँ पे इस्तेमाल की जाए, साहित्य की रचनाओं में इस्तेमाल की जाए, साहित्यिक भाषा, ठीक है। तकनीकी भाषा क्या है, टेक्निकल लैंग्वेज वो होती है जो इंजीनियरिंग, मेडिसिन यानी चिकित्सा, ठीक है, और इसके अलावा विज्ञान में इस्तेमाल होती है। यहाँ पर जो शब्दावली होगी और जो व्याकरण होगी दोस्तों, वो कैसी होगी, अलग प्रकार की होती है। नॉर्मली आप देखेंगे जो डॉक्टरी की किताबें होती हैं उसमें बहुत से शब्द ऐसे होते हैं, बहुत से टर्म ऐसे होते हैं जिसे इंग्लिश में हम टर्मिनोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, टर्मिनोलॉजी, है ना, और हिंदी में इसे हम शब्दावली कहते हैं।
तो इसकी शब्दावली अलग प्रकार की होती है, वहां हर शब्द की एक पूरी डेफिनेशन यानी कि व्याख्या आपको देखने के लिए मिलेगी। औपचारिक भाषा यदि हम बात करें दोस्तों, औपचारिक भाषा क्या है? औपचारिक भाषा जिसे हम कह सकते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज, औपचारिक अवसरों पर इस्तेमाल की जाती है। जैसे कोई भाषण हम दे रहे हो, कोई प्रस्तुति हम लिख रहे हो, या फिर हम प्रकट कर रहे हो, दोनों ही चीज हो सकती है। हम कोई रचना लिख रहे हो, वहां पर किसका, औपचारिक या फिर मानक भाषा का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये भाषा बहुत ज़्यादा शिष्ट होती है। शिष्ट का मतलब ये नैतिकता का ध्यान रखती है। ये भाषा ये किसी को अपमानजनक फील नहीं होने देती, नैतिकता पर आधारित होती है ये भाषा। आप क्या कहेंगे दोस्तों? नैतिकता पर आधारित होती है ये भाषा। क्लियर? मुझे नहीं लगता यहाँ तक आपको कोई भी प्रॉब्लम होने वाली है। बहुत बेहतरीन। आगे यदि आप देखें अनौपचारिक भाषा। अनौपचारिक भाषा क्या है दोस्तों? अनौपचारिक भाषा यानी इनफॉर्मल लैंग्वेज। ये भाषा वो है जिसे हम दोस्तों, परिवारों आदि में इस्तेमाल करते हैं। ये भाषा का सबसे सरल रूप होता है। अब दोस्तों के साथ तो कभी भी हम औपचारिक रूप से नहीं बोलते कि हे प्रिय दोस्त मेरी दो बातें आप अपने मस्तिष्क में ग्रहण करने का प्रयास करें। इस तरीके की लैंग्वेज कभी दोस्तों के साथ इस्तेमाल नहीं होती। लिखित भाषा क्या होती है? भाषा का वह रूप जिसमें क्या हो, लिखित माध्यमों का इस्तेमाल किया जाए। जैसे किताबों में लिखित भाषा है, लेटर्स में, ईमेल्स में, और हर जगह आप देखिए टेक्स्ट मैसेज में भी क्या होती है, लिखित भाषा होती है। ये भाषा स्पष्ट होती है, शुद्धता होती है इस भाषा में। और सबसे खास बात जो रिटन लैंग्वेज की होती है कि ये भाषा क्या होती है दोस्तों, ये भाषा स्थायी होती है ना। ये भाषा फिक्स होती है। आज से हजारों साल पुरानी किताब उल हिंद जो अलबरूनी ने लिखी थी 700-800 साल पहले, वो किताब आज भी हमारे पास है। इट मीन्स ये भाषा स्थायी है। बोली जाने वाली भाषा, बोलचाल की भाषा, ये मैं आपको पहले ही करा चुका हूं। फिर आती है आपकी संकेत भाषा। संकेत भाषा क्या होती है? गेस्चर लैंग्वेज, जिसमें हम संकेतों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे हाथ, चेहरे, शरीर के भाव, या फिर आप कह सकते हैं बॉडी लैंग्वेज। आंगिक भाषा जो है उसे एक सांकेतिक भाषा के रूप में हम रखते हैं, बॉडी लैंग्वेज जिसे हम कहते हैं। क्लियर? तो ये थे फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज, भाषा के रूप, भाषा के वे रूप जिनसे हम संप्रेषण करते हैं अलग अलग माध्यम से। क्लियर दोस्तों? ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है, हो सकता है इस बार भी आपको दिखाई दे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है स्वर के प्रकार। स्वर कितने प्रकार के होते हैं, है ना? ठीक है, आपको पता है हमारी हिंदी वर्णमाला को दो हिस्सों में बांटा गया सीधा सीधा। वो दो हिस्से कौन से हैं भाई? एक तो है स्वर, है ना, और एक है आपके क्या, व्यंजन। तो आपको एक बात मैं यहां पर बता दूं कि इन दोनों के प्रकार आप अच्छे से याद कर लेना। पूछिए क्यों? क्योंकि एग्जाम में यहां से 100% सवाल आना है इस बार। या तो स्वर के प्रकार आपसे पूछे जाएंगे या फिर व्यंजन के प्रकार। देखिए हिंदी भाषा में स्वर को 4 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। कितने प्रकार से? 4 प्रकार से। सबसे पहला उच्चारण स्थान के आधार पर कि इनका उच्चारण कहां से हो रहा है। उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है अग्रस्वर। अग्रस्वर जो है ये वे स्वर होते हैं जिनका उच्चारण हम मुंह के अगले भाग से करते हैं, यानी मुंह के अगले भाग से जिनका उच्चारण होता है। आ, ई, ए। इससे क्या होता है, आप जब इन वर्णों को बोलेंगे, इन वर्णों को उच्चारण करने की आप कोशिश कीजिए, आप अपने मुंह के अगले भाग का इस्तेमाल करेंगे, इसलिए इसका नाम है अग्रस्वर। अग्र का मतलब क्या है यहाँ पर? अगला। पश्च स्वर, पश्च मतलब पीछे, ठीक है। यहां पर क्या होगा, मुख के पिछले भाग का इस्तेमाल हो रहा होगा। जैसे आप ऊ बोल के देखिए, ऊ बोल के देखिए, औ बोल के देखिए, और ये औ से औरत वाला। फिर आता है मध्य स्वर, जहां पर हम क्या करते हैं, मुख के मध्य भाग का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आ, ई, ऊ। ये क्या है? ये ऐसे स्वर हैं जिनका इस्तेमाल, जिनका उच्चारण करते समय हम मुख के कौन से भाग का इस्तेमाल करते हैं? मध्य भाग का इस्तेमाल करते हैं। इतनी सी बात आपको यहाँ पर याद रखनी है। क्लियर दोस्तों? चलिए, ये था स्वर का एक प्रकार का वर्गीकरण। फिर आता है जीभ की स्थिति के आधार पर। जीभ की स्थिति के आधार पर भी स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले है संवृत स्वर। संवृत, संवृत मतलब जिन स्वरों का उच्चारण करते समय हमारा मुंह व्रत की आकृति ले ले, है ना। जैसे आप देखिए इन स्वरों को उच्चारित करते समय जीभ जो है मुख के तालु से स्पर्श करती है। तालु क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, जीभ का अपर हिस्सा, है ना, जहां पर आपकी टंग है, जीभ का अपर हिस्सा जो होता है उसे क्या कहते हैं? तालु कहते हैं, मुंह के अंदर अपर हिस्सा, ठीक है। इसमें क्या होता है, जब आपकी जीभ मुंह के उस तालु को क्या करे, टच करे, तो उसे संवृत स्वर कहते हैं। जैसे आप आ बोल के देखिए, ई बोल के देखिए, ऊ बोल के देखिए, इसमें ऐसा होगा, ठीक है। अर्ध संवृत स्वर, इन स्वरों को उच्चारित करते समय जीभ मुख के तालु से थोड़ा दूर रहती है, ठीक है। और विवृत स्वर क्या है? इन स्वरों के उच्चारित करते समय जीभ जो है मुख के तालु से सबसे दूर रहती है। जैसे आ,
ई उ। आप देखना इस बार इन 3 स्वरों का आप उच्चारण करके देखिए, आपकी जीभ तालू से टच ही नहीं होगी। आज जैसे आप करेंगे जीभ और तालू से क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी। समझ में आई नहीं आई आपको बात? आप कहेंगे बिल्कुल सर। तो ये एक चीज थी यहाँ पे। स्वर की मात्रा के आधार पर, है ना, स्वर की मात्रा के आधार पर क्या होते हैं, स्वर कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, और इंपॉर्टेंट है ये आ जाते हैं पेपर में। देखिए पहले होते हैं ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर, ये स्वर कम से कम समय के लिए उच्चारित होते हैं। भाई देखिए समय की बात है यहाँ पर। ह्रस्व स्वर मतलब जिनमें समय क्या लगे, जिनका उच्चारण करने में समय कम लगे। दीर्घ स्वर, जिनका उच्चारण करने में समय क्या लगे दोस्तों, ज्यादा लगे। जैसे अ, ई, उ, ऐ, ये क्या है, सब ह्रस्व स्वर। लेकिन दीर्घ स्वर क्या है, जिनका उच्चारण करने में हमें क्या होता है, अधिक समय लगता है। ठीक है, जैसे आ, ई, उ, ऐ, औ, ये क्या है दोस्तों, दीर्घ स्वर आपके। फिर आते हैं आपके अनुनासिक स्वर। अनुनासिक स्वर मतलब जिनका उच्चारण नाक से किया जाता है। कहां से किया जाता है दोस्तों, नाक से किया जाता है। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कौन से स्वर अनुनासिक की श्रेणी में रखे गए हैं। क्लियर दोस्तों? चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आज का आपका वचन विधान। वचन विधान हमें यह बताता है, वचन विधान हमें यह बताता है कि वाक्य में जो संज्ञा है या संज्ञा की जगह क्या हो सकता है, सर्वनाम है, ठीक है, और आप कह सकते हैं विशेषण जो है इनकी मात्रा कितनी है ना, इनकी संख्या क्या है, ये हमें कौन बताता है, वचन। जैसे मैंने कहा अगर मैं कहूं लड़का तो इट मीन्स ये क्या है, एक है, ये संज्ञा क्या है, एक। लेकिन अगर मैं इसको कह दूं लड़के, ठीक है, तो इट मीन्स संज्ञा क्या हो गई, अब एक से ज्यादा हो गई। तो वचन विधान एक ऐसा कॉन्सेप्ट है हिंदी का, एक ऐसा संप्रत्ति जिसमें हमें पता चलता है कि संज्ञा की संख्या कितनी है। आप समझ रहे हैं, संज्ञा की कि नाउन कितने हैं, इस संज्ञा की कितनी संख्या है। देखिए वचन विधान व्याकरण में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के रूप को कहते हैं जो संख्या का बोध कराते हैं। क्या कराते हैं, संख्या का बोध। जैसे वचन कितने होते हैं, टोटल 3 प्रकार के वचन आपको देखने के लिए मिलेंगे। सबसे पहला एक वचन, जब किसी एक व्यक्ति, एक वस्तु या फिर भाव का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। जैसे मैंने कहा लड़का पुस्तक पढ़ रहा है, तो लड़का क्या है, एक है केवल। यह मेरा पेन है, यह भी एक है और पेन भी एक ही है। सुंदर फूल खिल रहा है, यहाँ पर सुंदर क्या है दोस्तों, सुंदर एक वचन विशेषण है। क्लियर दोस्तों? चलिए तो विशेषण की संख्या भी बता देता है वचन विधान। साथ में अगर हम देखें, फिर आते हैं आपके बहुवचन, जब एक से अधिक व्यक्तियों की बात हो, वस्तु की बात हो, एक से अधिक बहुवचन। जैसे लड़के तो बहुत सारे होंगे भाई, सीधी सी बात है। यह नहीं, ये मतलब बहुत सारे। मेरे पेन है, पेन भी बहुत सारे। यहाँ पर सुंदर फूल खिल रहे हैं, तो सुंदर क्या है, बहुत ज्यादा है ना, एक दो नहीं, बहुत सारे सुंदर फूल हैं। इट मीन्स विशेषण में बहुवचन। द्विवचन क्या है, जब केवल 2 की बात हो, केवल कितने लोगों की बात हो, 2 की बात हो। आधुनिक हिंदी की यदि बात करें तो आधुनिक हिंदी में द्विवचन का इस्तेमाल बहुत कम होता है, इसलिए इसके एग्जाम्पल की कोई विशेष जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। क्लियर दोस्तों? चलिए ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, तो आपको अभी नोट कुछ नहीं करना, केवल क्लास लेनी है। चलिए अब बात करते हैं विशेषण के प्रकार। कई बार एग्जाम में छप चुका सवाल, आपको डेफिनेशन तो इसकी पता ही होगी कि विशेषण जो शब्द होते हैं ये संज्ञा या फिर सर्वनाम की क्या बताते हैं, विशेषता बताते हैं। बिल्कुल सही। जैसे मैंने कहा राम, सुंदर, अलग कोई नाम हम यहां पर लेने की कोशिश करेंगे। हम यहां पर लेते हैं रमेश, रमेश सुंदर लड़का है। या फिर हम लड़का भी अगर हम यहां से हटा दें तो ऐसा हम कह सकते हैं रमेश सुंदर है। डन। अब एक बात बताइए, यहां पर आपको जो सुंदर शब्द है किसके लिए कहा गया है, रमेश के लिए। अब ये रमेश क्या है, यहां पर संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसकी विशेषता किसने बताई, इस शब्द ने, कि ये सुंदर है। तो ये क्या हो गया दोस्तों, विशेषण। इतना सा है विशेषण का कॉन्सेप्ट। हिंदी भाषा में विशेषण को कई भागों में बांटा गया। सबसे पहले है गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण वो है जो संज्ञा सर्वनाम के गुण, दोष, आकार, रंग, परिमाण, जाति, स्थिति, दिशा, इस सब के बारे में बताते हैं। जैसे गुण की बात करें, फूल क्या है, सुंदर है, गुणवाचक विशेषण। घर क्या है, बड़ा है, गुणवाचक विशेषण। व्यक्ति ईमानदार है, गुणवाचक विशेषण। फल मीठा है, गुणवाचक विशेषण। तो जो विशेषण किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या फिर संज्ञा का गुण बताए, गुणवाचक विशेषण। क्लियर दोस्तों? ठीक है। नेक्स्ट है आपका संख्यावाचक विशेषण, जो क्या करे, संज्ञा या फिर सर्वनाम की क्या बताए, संख्या का बोध कराए। जैसे लड़के कितने हैं, केवल एक है।
बहनें कितनी हैं, 2 हैं। किताबें कितनी हैं, 3 हैं। लोग क्या है, सभी। बच्चे क्या है, कुछ हैं। बार कितनी, कई बार। समस्याएं क्या है, अनेक हैं। तो जो क्वांटिटी की बात करें, ऐसे विशेषण जो किसकी बात करें दोस्तों, क्वांटिटी यानी कि आप कह सकते हैं मात्रा की बात करें, संख्यावाचक विशेषण। क्लियर दोस्तों। चलिए आगे यदि हम बात करें परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण क्या है, जो संज्ञा सर्वनाम के क्या करे, परिमाण का बोध कराए। आप कह सकते हैं मात्रा का बोध कराए, लेकिन संख्या में नहीं, संख्या में नहीं, परिमाण में। परिमाण मतलब वजन में, माप तोल कर, है ना। परिमाण में, है ना। मापन में क्या करे, संख्या का बोध कराए, मापन का बोध कराए। जैसे पानी, पानी 1 2 तो नहीं हो सकता, थोड़ा हो सकता है। दूध बहुत होगा, पैसा ज्यादा, समय कम, कुछ क्या, सब, जानकारी अधिक, जरा सी बात, ये सब क्या है, दीज ऑल वर्ड्स आर, आप कह सकते हैं क्या, परिमाणवाचक विशेषण। जो किसी भी चीज की आप कह सकते हैं क्वांटिटी तो बताएंगे, लेकिन संख्या में नहीं। अगर संख्या में बता देंगे तो संख्यावाचक, परिमाण यानी कि आप मापन में बताएंगे तो परिमाणवाचक। नेक्स्ट यदि आप देखें सार्वनामिक विशेषण। जब क्या होता है, सार्वनामिक विशेषण वे होते हैं जिसमें संज्ञा सर्वनाम की विशेषता तो बताई जाती है, लेकिन संख्या का बोध नहीं कराया जाता। साथ में आप ये भी कह सकते हैं कि ये डेफिनेशन की जगह आप ये वाली डेफिनेशन लिखना जो मैं आपको बताऊंगा। जब सर्वनाम शब्दों का इस्तेमाल, सर्वनाम शब्दों का इस्तेमाल कैसे किया जाए, जब सर्वनाम शब्दों का इस्तेमाल विशेषण के तौर पर किया जाए। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं हम, सार्वनामिक विशेषण। जैसे लड़का क्या, यह लड़का, तो लड़के की विशेषता क्या है, यह। किताब की विशेषता क्या है, वह। अब यह शब्द भी, वह शब्द भी, मेरा शब्द, तुम्हारा शब्द, हालांकि तुम्हारा यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, इसे ठीक कर लेना, तुम्हारा शब्द। इसके अलावा अपना, उसका, इस, ये सब क्या है, सर्वनाम शब्द हैं। और ये सब क्या है, आपके सार्वनामिक विशेषण का काम कर रहे हैं, क्योंकि ये ठीक संज्ञा से पहले आ रहे हैं। जब सर्वनाम शब्द ठीक संख्या से पहले आपको दिखाई दे, किसी भी संख्या से पहले दिखाई दे, वो सब क्या होते हैं, सार्वनामिक विशेषण का काम यहाँ पर करते हैं। क्लियर दोस्तों। चलिए अब आता है आपका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपका क्या कहता है, कारक। कारक क्या होते हैं, है ना। मैं इनके कारक चिन्ह भी आपको समझाऊंगा। कारक व्याकरण में संज्ञा या फिर सर्वनाम का किसके साथ संबंध दिखाते हैं, क्रिया के साथ संबंध दिखाते हैं। यानी संज्ञा और सर्वनाम क्रिया से कैसे कनेक्ट है, हमें बताते हैं कारक। जैसे मैंने कहा राजा ने मुझे पीटा। ठीक है, अब देखिए राजा ने क्या काम किया, मुझे पीटा। अगर ये ने शब्द यहां पर आपको दिखाई दे रहा हो तो कारक का काम कर रहा है, क्योंकि ये बाकी जो हिस्सा है, ये राजा मुझे पीटा, इसका कोई सेंस नहीं होता अगर ने शब्द नहीं होता। और यही है आपका कर्ता कारक चिन्ह, या फिर आप कह सकते हैं कर्ता कारक की विभक्ति, जो ये दिखा रही है कि ये जो पीटने वाला काम है, ये जो पीटने वाला जो काम है दोस्तों, ये किसके द्वारा किया जा रहा है, राजा के द्वारा किया जा रहा है ना। इन दोनों के बीच में, अब ये तो हो गई आपकी संज्ञा, ठीक है, और ये पीटना क्या हो गई, आपकी क्रिया। इन दोनों के बीच में जो रिलेशन बन रहा है, ये जो संबंध इन दोनों के बीच में बन रहा है, किसके कारण बन रहा है, इस कारक विभक्ति के कारण बन रहा है, इस चिन्ह के कारण बन रहा है। ठीक है, कारक कितने होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है आपका कर्ता कारक, आपको दिखाई दे रहा होगा। कर्ता कारक वो होता है जो क्रिया को करने वाला होता है। जैसे लड़का पुस्तक पढ़ रहा है तो लड़का क्या है, कर्ता, काम को करने वाला। ठीक है, कर्म कारक क्या है, कर्म मतलब जिस पर काम का प्रभाव पड़ रहा हो, जिस पर काम का क्या हो रहा हो, प्रभाव पड़ रहा हो। जैसे राजा ने मुझे पीटा, तो काम का प्रभाव मुझ पर है, ये क्या है, कर्म कारक। ये क्या है, कर्म कारक, याद रहेगा। ठीक है, यहां पर मैंने पत्र लिखा, पत्र क्या है, कर्म कारक, क्योंकि पत्र पर उसका इफेक्ट पड़ रहा है। कर्ण क्रिया जिस साधन के कारण हो रही हो, जिस साधन के कारण, जैसे मैंने पत्र लिखा किसके माध्यम से, कलम के माध्यम से, तो कलम क्या है, यहां पर कर्ण कारक है। बस सीधी सी बात है। संप्रदान की बात करते हैं। संप्रदान ये दिखाता है कि क्रिया का लाभ किसको हो रहा है। जैसे मेरे भाई को पत्र दिया, तो मैंने किसको पत्र दिया, भाई को, तो भाई को क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है उस पत्र से। तो जिसको लाभ होता है उसके साथ क्या होता है, संप्रदान कारक का इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि मैं इन सबकी विभक्तियां भी आपको बताऊंगा, फिलहाल आप इनको समझ लीजिए। फिर आता है अपादान कारक, जिससे क्रिया से अलग होने का या फिर दूर हो जाने का भाव जिसमें दिखाई दे, क्रिया से दूर हो जाने का भाव। जैसे मैं दिल्ली से आ रहा हूं, कहां से अलग हुआ, दिल्ली से आ रहा हूं ना। अभी जो से विभक्ति है यहां पर, ये अपादान कारक का काम कर रही है, दिल्ली से, तो दिल्ली में क्या है, यहां पर अपादान कारक।
संबंध कारक जो क्या दिखाए, क्रिया का आधार या फिर विषय दिखाए। मेरा नाम अमित है, मेरा, अमित का संबंध किससे है, मुझसे, तो मेरा यहाँ पर शब्द क्या है दोस्तों, संबंध कारक। अधिकरण कारक क्या है, क्रिया करने का स्थान या फिर समय को क्या कहते हैं, हम कहते हैं क्या, अधिकरण कारक। मैं घर पर हूं, तो घर पर क्या है, स्थान है, यह अधिकरण कारक है। फिर आता है संबोधन कारक, जिससे बात की जा रही है, जिसको संबोधित किया जा रहा हो, जैसे मैंने कहा हे राम, तो हे राम यहाँ पर क्या है, संबोधन कारक है। संबोधन कारक की एक पहचान और है दोस्तों कि संबोधन कारक में आपको ये चिन्ह दिखाई देगा और इस चिन्ह का नाम होता है विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक चिन्ह। विस्मयादि बोधक चिन्ह क्या होता है आपका, वो चिन्ह जहां पर आपको ये दिखाई दे कि हम किसी को क्या कर रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं, संबोधन करने का काम कर रहे हैं। क्लियर, चलिए ओके, दो कॉन्सेप्ट हो रहे हैं, फिर आपको कारक चिन्ह की विभक्तियां मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। अल्प प्राण और महाप्राण व्यंजन, ये व्यंजन के प्रकार हैं दोस्तों, ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये क्या है, आपके व्यंजन के प्रकार। क्लियर, समझने की कोशिश करना। देखिए प्राण का मतलब अगर आप समझ गए तो इनके प्रकार समझ जाएंगे। प्राण का मतलब होता है श्वास की वायु, है ना, श्वास लेते समय कितनी वायु बाहर निकलती है उसे हम कहते हैं प्राण, है ना। कहते हैं जब वायु निकल जाती है, जब हम ऑक्सीजन नहीं ले रहे होते तो प्राण निकल गए, वही बात है यहाँ पर। अल्प प्राण और महाप्राण व्यंजन जो है हिंदी के व्यंजन के दो वर्ग हैं, दोनों में अंतर क्या है। अल्प प्राण की बात करते हैं, अल्प प्राण व्यंजनों को उच्चारण करते समय क्या होता है, श्वास वायु की मात्रा क्या होती है, कम होती है, जबकि महाप्राण में आप देखेंगे श्वास वायु की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुंह से कम सांस निकले अल्प प्राण, और जिनका उच्चारण करते समय मुंह से सांस कम निकले उन्हें कहते हैं, सॉरी, कम निकलेगी तो अल्प प्राण और ज्यादा निकलेगी तो महाप्राण। इन व्यंजनों के उच्चारण में हल्का और तेज स्वर होता है, याद रखिए, बहुत कम ताकत यहां पर लगानी पड़ेगी लेकिन थोड़ा तेज इनको बोलना पड़ता है। जैसे आप देखिए का, खा, गा, गा, डा, बहुत कम वायु निकलेगी और आप इन सारे वर्णों को पढ़ देंगे एक ही सांस में। लेकिन महाप्राण में क्या होगा, महाप्राण, महा मतलब ज्यादा, प्राण मतलब वायु, ज्यादा वायु की आवश्यकता आपको पड़ेगी, ठीक है। इनका उच्चारण भारी भी होता है और धीमा भी होता है क्योंकि सांस ज्यादा लेना पड़ेगा। खा, गा, अणा, ठा, ढा, ये ऐसे व्यंजन हैं जिसमें श्वास लेते समय आपको ज्यादा क्या करना पड़ेगा, सांस लेना पड़ेगा, उच्चारण करते समय ज्यादा सांस आपको लेना पड़ेगा। क्लियर, तो ये था आपका अल्प प्राण और महाप्राण व्यंजन। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ चुका है, फिर आ सकता है। चलिए बात करते हैं वर्ण की और लिपि की, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। देखिए वर्ण आपको पता है ध्वनि, ध्वनि का शाब्दिक रूप, ध्वनि तो ध्वनि लिखना भूल गए, देखो ध्वनि, ध्वनि का कैसा रूप, आप कहेंगे सर ध्वनि का शाब्दिक रूप, ध्वनि का शाब्दिक रूप वर्ण होता है। लिपि क्या है, किसी भी भाषा को लिखने का तरीका जो होता है, किसी भी भाषा को लिखने का तरीका क्या होता है आपका, लिखने का तरीका आपका होता है लिपि। जैसे अब अगर आप हिंदी की बात करें तो हिंदी भाषा आपकी किस भाषा में लिखी जाती है, कौन सी लिपि में, देवनागरी लिपि में आपकी हिंदी भाषा लिखी जाती है। क्लियर, जो आपके सामने बोर्ड पर लिखी हुई है ये सब क्या है, देवनागरी लिपि है। क्लियर, चलिए तो समझिए वर्ण क्या है, सबसे पहले वर्ण पे बात करते हैं। वर्ण भाषा की मूल ध्वनियां होती हैं, भाषा की क्या होती है, मूल ध्वनियां होती हैं। ये ध्वनियां अमूर्त होती हैं, इनका भौतिक रूप नहीं होता। कभी आपने आ, ई, उ इनको कहीं घूमते हुए देखा है, नहीं, इट मीन्स ये भौतिक नहीं है, फिजिकल नहीं है, एब्स्ट्रैक्ट है, अमूर्त है। आ है, ई है, उ है, ए है, ओ है, का, खा, घा, ये सब क्या है दोस्तों, वर्ण कहलाते हैं आपके। और इनसे मिलकर ही वर्णों का जो समूह होता है, याद रखना, वर्णों का जो समूह होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्णमाला। क्लियर, चलिए लिपि क्या है, वर्णों को दृश्य रूप में लिखने का तरीका, है ना, या फिर आप कह सकते हैं ध्वनि को दृश्य रूप में लिखने का तरीका क्या होता है, लिपि होती है। लिपि में विभिन्न चिन्ह हो सकते हैं, विभिन्न प्रतीक होते हैं जिनका उपयोग वर्णों को लिखने में किया जाता है, ध्वनि को लिखने में किया जाता है। उदाहरण के लिए देवनागरी लिपि, लैटिन लिपि, अरबी लिपि, चीनी लिपि, है ना, आपने इस तरीके के शब्द देखे होंगे कई बार, है ना। ये आपने चाइनीज, जापानीज में इस तरीके के अल्फाबेट्स देखे होंगे, लेटर्स देखे होंगे, ये वहां की लिपि है, चाइनीज लिपि, जापानीज लिपि, यानी वहां की भाषा को लिखने का तरीका। क्लियर दोस्तों, चलिए तो यहां पर आपका ये कॉन्सेप्ट हो जाते हैं खत्म। अब मैं आपको बताऊंगा थोड़ा कारक के बारे में, क्योंकि वहां पर कारक की विभक्ति चिन्हों की बात नहीं हुई, तो विभक्ति चिन्ह मैं आपको यहाँ पर बताने की कोशिश करूंगा। तो आप यहाँ पर एक चीज देखेंगे दोस्तों, क्या कि जो कारक होते हैं, ओए
तो मैंने आपको बताया कि जो कारक होते हैं उनका काम क्या होता है। आप कहेंगे सर कारक का काम है किसी भी संज्ञा या फिर सर्वनाम का, किसी भी संज्ञा या फिर सर्वनाम का किससे संबंध दिखाते हैं, ये संबंध दिखाते हैं क्रिया के साथ, है ना। और प्लस के साइन का मतलब यहाँ पर संबंध है ना, ठीक है। मैंने आपको ये भी बताया कि कारक कितने प्रकार के होते हैं। आप कहेंगे सर 8 प्रकार के होते हैं। ये कौन कौन से हैं? सबसे पहला है कर्ता कारक, है ना। दूसरा क्या है, कर्ता के बाद आता है आपका कर्म कारक, कर्म के बाद आता है आपका कर्ण कारक, कर्ण के बाद आप कहेंगे सर चौथा कौन सा है, चौथा है आपका संप्रदान कारक, संप्रदान के बाद आप कहेंगे सर फिर आता है अपादान कारक, ठीक है। अपादान के बाद 6th 7th और 8th क्या होगा, फिर आपका आएगा संबंध कारक, संबंध कारक, फिर आएगा आपका संबोधन कारक। संबोधन सबसे लास्ट में होता तो लास्ट में लिख लेते हैं। संबंध कारक के बाद आपका अधिकरण कारक। इन सबके विभक्ति चिन्ह मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद लास्ट में आपका आता है संबोधन कारक। ये आपको याद रखने हैं, संबोधन कारक। क्लियर दोस्तों? चलिए, तो ये 8 कारक हैं जो पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। इनके विभक्ति चिन्ह यदि आपको याद होंगे तो कारक भी आपको याद हो जाएंगे। तो यहां पर आप इनके लिख सकते हैं विभक्ति चिन्ह, विभक्ति चिन्ह। समझिए, कर्ता कारक यानी ने, जैसे राम ने खाना खाया, तो खाना किसने खाया, राम ने क्या है यहाँ पर कर्ता कारक, ठीक है। कर्म कारक और कर्ण कारक। कर्म यानी कि राम ने श्याम को मारा, तो यहां पर तो काम को करने वाला होगा भाई, आप क्या कहोगे, काम को करने वाला सर, ठीक है। और यहां पर क्या होगा, यहां पर क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ रहा होगा, क्रिया प्रभाव जिस पे पड़ेगा उसे हम कहेंगे कर्म कारक। इसका विभक्ति चिन्ह क्या हो गया, को। कर्ण, कर्ण के क्या होता है, से या फिर द्वारा, क्योंकि ये बात करता है माध्यम की, जिसके माध्यम से काम हुआ। जैसे बैट से मारा, राम ने शाम को बैट से मारा, तो कौन सा कारक, कर्ण कारक। संप्रदान जो है उद्देश्य को दिखाता है, किसके लिए काम हुआ है, के लिए, ठीक है। अपादान जो है ये से अलग का सेंस देता है, देता तो से का सेंस है, लेकिन से के साथ कुछ अलग का सेंस यहाँ पर होगा, से अलग। संबंध कारक जो है इसका कारक चिन्ह होता है का, की, के। जैसे मैंने कहा राम के पिता, मैंने कहा राम के पिता, तो पिता किसके, राम के। ये के चिन्ह से हमें संबंध का पता चला। अधिकरण यानी में या फिर पर, इनका पता कैसे चलता है, यानी किस समय काम हो रहा है, अधिकरण कारक बताएगा। स्थान कि कौन बताएगा, अधिकरण कारक। संबोधन कारक, जैसे हे, अरे, ये क्या होते हैं, सब संबोधन कारक होते हैं, जो क्या करते हैं दोस्तों, संबोधित करने का काम करते हैं। क्या करते हैं, ये संबोधित करने का काम करते हैं, संबोधित करते हैं, किसी को एड्रेस करते हैं। जैसे हम कहते हैं हे राम हमें बचा ले, हम भगवान राम को क्या कर रहे हैं, यहाँ पर संबोधन करने का काम कर रहे हैं। तो ये कुछ कारक हैं, उनके कारक चिन्ह भी मैंने यहाँ पर आपको बता दिए। उम्मीद है कारक चिन्ह आपको समझ में आए होंगे, ठीक है। एक बात आपको यहाँ पर याद रखनी है कि कौन कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं, कौन कौन से टॉपिक्स दोस्तों ऐसे हैं। उम्मीद है आपने वो लिख लिया होगा, नहीं लिखा तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि पीडीएफ के अंदर नहीं होगा, ठीक है। एक बात आपको याद रखनी है कि आपको कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो BHDAE 182 में पढ़ लेने हैं एग्जाम से पहले, है ना। ये मैं आपको अभी बता देता हूँ, अलग से क्लास ना लेनी पड़े इसके ऊपर। कौन से कॉन्सेप्ट है जो आपको यहाँ पर पढ़ने हैं, भाई मैं आपको बता देता हूँ। एक तो संज्ञा, संज्ञा के बाद आपको पढ़ने हैं सर्वनाम, सर्वनाम के बाद ये कुछ ग्रामर के कॉन्सेप्ट है जिनसे बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं, विशेषण और क्रिया। इन चारों में से एक क्वेश्चन हर बार आ रहा है एग्जाम में। तो पेपर बिल्कुल सिलेक्टेड पैटर्न है, आप कह सकते हैं कि ये पेपर के सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं। क्या है, पेपर के सिलेक्टेड क्वेश्चंस, ठीक है। इसके बाद अव्यय, अव्यय का जो कॉन्सेप्ट है, अव्यय शब्द, स्वर के प्रकार, स्वर के प्रकार, व्यंजन के प्रकार, इन तीनों में से एक क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आ रहा है। आप कहेंगे बिल्कुल सर। इसके बाद वचन, लिंग और कारक, ठीक है। ये 3 कॉन्सेप्ट ऐसे हैं। साथ में इनके साथ आपको जोड़ के चलना है क्या, वर्ण, ध्वनि, वर्णमाला, लिपि। इनमें से आपको एक क्वेश्चन एग्जाम में बड़ा देखने के लिए मिलेगा। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट्स मैंने यहाँ पर आपको बता दी, इन्हें आप नोट कर लेना अपनी नोटबुक में, जो भी जिनके पास भी सब्जेक्ट कोड है। यहाँ से क्वेश्चन आपको
100% देखने के लिए मिलेगा। आज के लिए केवल इतना ही। इस क्लास को 2 बार देखिए, यहाँ से क्वेश्चन फंसेंगे एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है ये क्लास। ऐसी क्लास के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आज के लिए केवल इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।